all of you. It's me, Vinda Bharti, back to the channel. एंड पिछले क्लास में हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। और पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पावर सेडिंग हमने फिनिश कर दिया था। बहुत छोटा चैप्टर है, अब उससे ज्यादा सवाल आएंगे। अगर आएंगे तो मैंने आपको बोला था कि फॉर्म ऑफ पावर सेडिंग मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, वो आ सकता है। बट ध्यान से देखिए, ये जो चैप्टर है फेडरलिज्म, ये सिविक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आएगा। इससे मार्क्स मतलब इससे कोई मार्क्स आएंगे, ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, ये समझने वाला चैप्टर है, तो प्लीज समझिए, टॉपिक पे यही बैठ जाइए और कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप समझेंगे तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रटिए मत, समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम जब फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन आता है कि फेडरलिज्म होता क्या है क्या फेडरलिज्म, ठीक। तो जब हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, फेडरलिज्म एक व्यवस्था है। ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। Federalism is a system of government where central authority or central power distribute its control or power to many smaller units. जैसे हमारे भारत को काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर होगी, वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस स्मॉलर यूनिट्स आर योर स्टेट्स, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये सरकार की वो व्यवस्था है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी अपनी पावर को स्मॉलर यूनिट्स को देने का काम कर रही है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब बस हम फीचर्स की बात करें कि आप किसी स्टेट को देख के, सॉरी किसी कंट्री को देख के, किसी देश को देख के आप कैसे समझ सकते हैं कि वो फेडरलिज्म की व्यवस्था में आधारित है या नहीं। तो उसके फीचर्स क्या क्या हम देखिए। सबसे पहले टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बताया था पिछली क्लास में हम की जो व्यवस्था हो सरकार की, वो अलग अलग लेवल्स की होगी। मिनिमम दो होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। हमारे भारत में तीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पावर हम बात फील करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, पर पार्टीज ऑफ इलेक्शन होती है, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुपरफेसिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो लिखा है वही पालन करने की कोशिश की जाएगी, और वही चीजें इंडिया में होगी जो संविधान में लिखी है, ठीक है। नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास सबसे बड़ी और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हमारा रेवेन्यू का सोर्स वो भी अलग अलग, ठीक है। बट फिलहाल ये 5 फीचर्स आपको पता होना चाहिए। 5 फीचर्स काफी है आपके एग्जाम के लिए, जिससे आप ये पता कर सकते हैं किसी राज्य में या किसी देश में, ठीक है, फेडरलिज्म की व्यवस्था लागू है या नहीं, ठीक है। अगर आप टाइप ऑफ फेडरलिज्म की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ फेडरलिज्म में दो होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड पॉलिटिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स या स्टेट्स आपस में मिलेंगे, ठीक है। सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, सब एक दूसरे से बराबर है। ये स्टेट भी स्टेट के सारे स्टेट पावर में एक दूसरे के बराबर है। ये रिलेटिव अपनी इच्छा से आपस में मिलेंगे और एक बिगर यूनिट बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स कमिंग टुगेदर पास में आएंगे, ये पावर के आधार पर बराबर है, ठीक है। और जब ये मिलेंगे, ये बिगर यूनिट फॉर्म करेंगे, किसी को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे सारे जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओवरसीयर, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो गोल्डन गिल्डर फेडरेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा यूनिट जैसे अपना भारत, यहाँ पे बैठा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्यादा पावर है, और वो
अपने पावर को या छोटे मोटे स्टेट्स को पकड़ के बैठा है मतलब ये ऐसा है कि समझिए कम्युनिटी फेडरेशन भी अगर एक स्टेट चाहे तो अपने आप को उस गठबंधन से हटा सकता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट ने सबको पकड़ के रखा है, तो ये यहाँ से हट नहीं सकता, ये यहाँ से जा नहीं सकता। और यहाँ पे सारे स्टेट एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, जैसे हमारे इंडिया का होता है, जैसे जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल प्रिविलेज वाला सिस्टम वो तो खत्म हो गया, सत्तर हट गया, लेकिन इससे पहले था बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक्स्ट्रा ट्राइबल काउंसिल अपने चलाने का पावर मिला हुआ है। और आर्टिकल 371 में बहुत सारे स्टेट को स्पेशल कैटेगराइज किया गया है, तो हमारे भारत में सारे स्टेट बराबर नहीं है, जिसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज की जरूरत है उसको सरकार ने दी है। ठीक है, तो आप समझिए होल्डिंग टुगेदर में भी इक्वल नहीं होंगे तो ज्यादा कोई काफी इम्पोर्टेंस रखेगा, पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सबको पकड़ के रखा है, ये इसी सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर निकले हैं, तो ये इस व्यवस्था को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फेडरलिज्म एक इंडिया की अगर बात हो, हमारे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट तीनों अलग अलग फॉर्म में रूल कर रही है। यूनियन गवर्नमेंट पूरे सेंटर पूरे भारत के लिए नियम बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक स्टेट के लिए नियम बना रही है, और लोकल गवर्नमेंट अपने लोकेलिटी के लिए नियम बना रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं हम। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नियम कानून बनते हैं। यूनियन स्टेट जो है, ठीक है, यूनियन जो आपका पावर है, ठीक है, यूनियन पावर है जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, रेलवे हो गया, इकोनॉमिक उससे रिलेटेड हो गया कोई भी चीज, इन सारी व्यवस्था में यूनियन गवर्नमेंट नियम बनाएगी। ये पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए नियम बनाएगी, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात चलेगी। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट मिलकर नियम बनाते हैं, जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये चाइल्ड वेलफेयर हो गया, ये कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर नियम बनाएगी। और चौथा जो आपका हिस्सा है रेस्टिट्यूट पावर। रेस्टिट्यूट पावर का मतलब जो बच गया है वो सारा पावर, वो सारा टॉपिक, वो सारे मुद्दे के रूल्स नियम्स बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया है। ध्यान रखिए रेजिडुअल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब हाउ इंडिया बिकेम फेडरल, इंडिया कैसे फेडरल हो गया। ठीक है, इंडिया एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंटर इज मोर पावरफुल दैट स्टेट बिकॉज वी आर होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन। ठीक है, पर फिर भी हमारे अंदर फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, 1947 में आजादी के बाद, ठीक है, पहली बार 1952 के समय आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू ने लैंग्वेज के आधार पे आंध्रा, ठीक है, और तमिल के लोगों को अलग अलग स्टेट बनाने की बात होती। ठीक है, तो 1953 में पहली बार बोली के आधार पर, ठीक है, लैंग्वेज के आधार में स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है। पहले तो ऐसा लगा कि इस व्यवस्था से भारत की मुक्ति का डर है, लेकिन नहीं, जब लैंग्वेज के आधार में बंटवारा हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर जब बंटवारा हुआ तो ये भारत को और ज्यादा फेडरली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम हुआ। ठीक है, दूसरा है आपका राइज ऑफ रीजनल पार्टी। अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजनल पार्टी फॉर्म हुई, जैसे हम बिहार का बता सकते हैं जेडीयू, आरजेडी। ठीक है, यहाँ पे आरएसएस तो ऑल ओवर है, बहुजन समाज पार्टी, आईपीपीए, अखिल भारतीय सॉरी आम आदमी पार्टी दिल्ली। ठीक है, ये सब कुछ रीजनल पार्टी है जो अपने रीजन पे बहुत फेमस है ना। ये फेडरेशन को कैसे बढ़ावा दे रहा हूँ, क्योंकि ये उस रीजन में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे,
स्टेट गवर्नमेंट है और बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उस रीजन के लोगों के मुद्दे तो वहां पे डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, बात करने का मौका मिल रहा है। तो इससे फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जा रही है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है समझ कि 1985 तक या 1990 तक आप मान के चलिए 1985 में जब राजीव गांधी की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे रीजनल पार्टी फॉर्म हो गए और किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी के वोट नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि उस बड़ी सी पार्टी को और भी छोटे मोटे पार्टी को मिला के एक बड़ी पार्टी बनानी पड़ी ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। जैसे अगर अभी आपसे पूछेगा कि भारत में किसकी सरकार है, तो लोग बोल देंगे बीजेपी, पर इट्स एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, एनडीए की सरकार चल रही है 2014 से और ये इंडियन कुछ कोलिशन गवर्नमेंट है। इसके अंदर बीजेपी एक पार्ट है, आरएसएस भी है, डीएमके भी है, बहुत सारे पार्टी जो है वो एनडीए के अंदर नाम कर रही है। तो एनडीए इज जस्ट लाइक आप कह सकते हैं बड़ा सा छाता और उसके अंदर जितने भी स्ट्रीट्स लगे हैं, ठीक है, वो सब छोटे मोटे पार्टी है और वो छोटे मोटे पार्टी मिलके बड़ी पार्टी बनाती है और उसकी जब सरकार बनती है, उसको जब मेजोरिटी में वोट मिलता है तो हम बोलती है कोलिशन गवर्नमेंट। अब इससे ये फायदा हुआ कि अलग अलग रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी बनने का मौका मिल गया, स्टेट पार्टी बनने का मौका मिल गया और उनको मौका मिला अपने रीजन के मुद्दों को प्लेटफॉर्म पे डालने का। इससे कि फेडरेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। मैंने आपको फेडरलिज्म पढ़ाया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को अलग अलग स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है फिर से अकेंद्रीकरण। अब क्या है, केंद्र सरकार को अपनी पावर को और ज्यादा डिवाइड नहीं करेगी। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अब ये पावर में और ज्यादा बंटवारा होगा अलग अलग लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावर था, उसने अपने पावर को बांट दिया स्टेट गवर्नमेंट में। अब स्टेट गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उसको लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे सरकार तीन स्टेज में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही थी लेकिन इसको संवैधानिक रूप से एक्सेप्टेड मिला 1919 के। ठीक है, जहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट दिया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट फॉर पंचायती राज सिस्टम के लिए एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट फॉर म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आपका पंचायती राज बनता है वो गाँव में होगा। गाँव में पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर का। ठीक है, जैसे आपका ये बहुत डिले अंकुश किया गया है हियर 74 भी आप रखेंगे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको पंचायती सिस्टम जो है वो लागू हो गई, ये संविधान में ही ऐड हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको संवैधानिक एक्सेप्टेंस मिल गया। और 74th में जो है वो आपका म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इस शहर में होगा, सिटी या टाउन होगा, उसको भी संवैधानिक एक्सेप्टेंस मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी व्यवस्था में आ गए। क्या इसमें क्या क्या फायदा है कि लोकल गवर्नमेंट का रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होता है हर 5 साल में। इसमें 1 by जो आपके वोटर इलेक्टेड मेंबर होंगे वो वुमेन होंगे, 1/3 वुमेन होंगे। ठीक है, इससे लोकल ग्रास वुमेन्स को, औरतों को रिप्रेजेंटेशन का मौका बहुत ज्यादा मिला। ठीक है, इसके अलावा इसका अपना एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अपना एक इलेक्शन डिपार्टमेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वो ये चीज देखता है कि लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंस ठीक से पहुंच पा रहा है या नहीं, या लोकल गवर्नमेंट का टाइम पे इलेक्शन हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप समझिए कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या हमने फेडरलिज्म से स्टार्ट किया और जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का जो व्यवस्था है वो
लागू हो गए। ठीक है, अब आप समझिए इसके बहुत ज्यादा सवाल बनने वाले हैं, इससे फीचर से सवाल बनेंगे। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर आपके केस बेस या एजम्पशन बेस में आ सकता है। ठीक है, इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा। और खासकर ये लोकल गवर्नमेंट का जो पब्लिक है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जैसे पंचायती राज सिस्टम है तो वो 3 भाग में डिवाइड है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी जो है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनिसिपैलिटी जो है वो छोटे मोटे शहरों का होता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहर की व्यवस्था होगी है। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज व्यवस्था आया और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का व्यवस्था आया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी मैं पीवाई करवा देती हूँ और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पीवाई को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या है, मैंने आपको पहले अभी जस्ट बताया है कि फेडरलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट in which central government distributes its power to smaller areas। ये एक व्यवस्था है जहाँ पे ये केंद्रीय सरकार जो है, केंद्र शासित सरकार जो है वो अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है स्मॉलर यूनिट्स को, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है ना, what are necessary power, इसलिए तो मतलब पावर होंगे जो बच जाए, वो जो संविधान में कहीं कभी मेंशन नहीं है। और नए नए ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आते हैं, नए नए मुद्दों पे नियम बनाना होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई नई चीजें ऐड हो गई, उसको बोलते हैं बेसिकली पावर। उसका जो मेन पावर प्लांट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पंचायती राज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंट्रोड्यूस पंचायती राज। 3 फीचर पर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के 3 फीचर बताने हैं आपको। मैंने आपको बताया था कि इससे पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में। इसके अलावा जुडिशरी इंडिपेंडेंस होता है, विशेष हमारे पास रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है फेडरलिज्म में, हमारे पास अलग अलग लिस्ट है, दुनिया लिस्ट स्टेट की कंकरेंस में, जिसपे वहाँ उस व्यवस्था के लोग जो है वो नियम बनाते हैं। ठीक ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जो जिसपे पावर जिसपे नियम बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट स्टेट लिस्ट वो है जहाँ में नियम बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, और आप उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यूनियन लिस्ट में आपका हो जाएगा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस। और स्टेट गवर्नमेंट पे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, ये सब होगा। ठीक है, व्हाट इज दी सेंट्रलाइज्ड है जब सेंट्रल पावर और ज्यादा डीलिमिट होगा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा तो उसको बोलोगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ग्रास रूट लेवल में लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्टिल हाउ इंडिया इज अ मेजर कंट्री, इसके लिए आपको जो लैंग्वेज पॉलिसी है, सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है, कोलिशन कॉमन गवर्नमेंट है, ये सारे बना सकते हैं। इन सारे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया क्या है, मेजर कंट्री। ठीक है, डिस्क्राइब द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर थ्री फोल्ड में यही हो जाएगा आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, प्लानिटरी लिस्ट। इसको और हेरिडिटरी पावर इसको एक्सप्लेन करके इसके नाम पर सीख लीजिएगा। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1992 में 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज सिस्टम है वो तीन भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये देश की जो है व्यवस्था है, देश सरकार की व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे वुमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पे इलेक्शन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो उसके देख रेख में फाइनेंस और इलेक्शन की व्यवस्था को संभालता है। ठीक है, और आई होप आपको ये चैप्टर जो है फेडरलिज्म वो समझ में आया होगा। आप ध्यान से समझिए, फेडरलिज्म जो है आपके इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम में आएगा। केस बेस्ड और रिजल्यूशन बेस्ड सवाल भी इससे काफी बन सकते हैं। तो आई होप मैंने जल्दी जल्दी करके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है। प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हिंदी के बाद आपका सोशल साइंस मेन पेपर है और मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि मेरे वीडियोस को शुरू से देखिएगा। हिस्ट्री स्टार्ट करिएगा, वीडियो करना करिएगा और उसके साथ साथ
बुक्स को भी खत्म करके जाइएगा, प्री वैल्यूज बनाइएगा, तब जाके आपका जो ये सब्जेक्ट है कमांड हो जाएगा। बात तो पहले ही आपकी वेरी वेरी की है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।